नमस्कार दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल एक्सेल ट्यूटर्स में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम लोग इतिहास के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को हम लोग 3 चरणों में बाँटकर देखा था, जिसके अंतर्गत जो 2 चरण है उसको हम लोग पढ़ लिए हैं। आज हम लोग एक नई चरण की शुरुआत करेंगे, जो 1919 से 1947 तक चलता है, जिसको हम लोग गांधीवादी चरण कहते हैं या भारतीय स्वाधीनता चरण कहते हैं। आज हम लोग इस चरण में मुख्य एक ऐसे व्यक्ति को पढ़ेंगे जो त्रिकालदर्शी है, जो ना उस समय हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिशा दे सका, बल्कि उसके बाद भी वह भारत के जो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक चिंतन है वह उसके विचार उसके कार्य हावी रहे और आज भी भारत अपना जो विकास उसी के मार्गदर्शन में करता हुआ दिखाई देता है। और इतना ही नहीं, और भारत तक ही नहीं, विश्व के अन्य देश भी आज उसके जो बताए हुए मार्ग है उसको अनुसरण करने का प्रयास कर रहा है। तो हम लोग आज वैसे व्यक्ति महामानव गांधी के बारे में पढ़ेंगे। गांधी से संबंधित विगत परीक्षाओं में निश्चित रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं, और जो अभी जो प्रश्न पूछने की जो प्रवृत्ति है वो काफ़ी सूक्ष्म पूछा जाता है, उनसे शैक्षणिक स्तर से लेकर उनके जो कार्य तक। तो हम लोग सूक्ष्म स्तर से गांधी के कार्यों को देखेंगे, उनसे संबंधित जो प्रश्न पूछते हैं। इसलिए हम लोग आज इन लोगों को इनको पढ़ेंगे। जो गांधी था, गांधी सरनेम था कुटुंब, वह पंचारकी या दीवानगी का काम करता था, और गांधी से 3-4 दादा से इनके 3-4 पुरखे पहले वह दीवानगी का ही काम करते थे, दीवानी का काम करते थे। और जो गांधी के दादाजी थे उत्तम चंद गांधी या आहत गांधी, वह पोरबंदर में दीवानगी का काम करते थे और फिर बाद में जूनागढ़ रियासत में भी कुछ दिनों तक काम किया था। और उनकी 2 शादियां थी। पहले पत्नी से 4 पुत्र थे और जो दूसरी पत्नी थी उससे 2 पुत्र थे। 5वें नंबर पर जो करमचंद गांधी थे, जिनको कावा गांधी भी कहा जाता था, और जो 6ठे पुत्र थे वह तुलसीदास गांधी थे। करमचंद गांधी ने भी 4 शादियां की थी जो गांधी के पिता थे, और इनके जो 2 पत्नी थी पहली, उससे 2 कन्या हुई थी, और जो अंतिम पत्नी थी पुतलीबाई, उससे 3 पुत्र हुए थे और 1 कन्या हुई थी। और 3 पुत्र में सबसे अंतिम थे जो गांधी थे। और जो उनके जो पिता थे, जो अंतिम शादी की थी पुतलीबाई से, वह 40 वर्ष के उम्र से ज़्यादा उम्र के में उन्होंने पुतलीबाई से शादी की थी। और यही करमचंद गांधी और पुतलीबाई 2 अक्टूबर 1869 को मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म, और इनका 1882 में कस्तूरबा गांधी से 13 वर्ष की उम्र में शादी कर दी जाती है, और इस समय यह शिक्षा ग्रहण ही कर रहे थे जब इनके जो पिता थे करमचंद गांधी या कावा गांधी, वह पहले पोरबंदर में दीवान का काम करते थे। और कुछ दिन जब गांधी 7 वर्ष के थे तो वह राजकोट आ गए थे और वहीं दीवानी का काम कर रहे थे, और जब मृत्यु के समय भी वह जो राजकोट के जो पेंशनर थे उसी पर जीवन व्यतीत कर रहे थे। गांधी जब 7 वर्ष के थे तो वह पोरबंदर से राजकोट चले आए थे। उस समय गांधी की उम्र लगभग 7 वर्ष थी और वह पहली कक्षा में पढ़ते थे, और वहाँ से अल्फ्रेड हाई स्कूल से उन्होंने 1887 में 10वीं परीक्षा की 18 वर्ष की उम्र में। और उससे पहले ही उसी वक्त उनकी जो पिताजी थे करमचंद गांधी, उसकी मृत्यु हो गई थी एक बीमारी के कारण। और उनके जो पिता थे, उनके एक ब्राह्मण मित्र और सलाहकार थे माओजी देवे। उनके सलाह पर जो इनकी माता और बड़े भाई थे वह कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड भेजते हैं, और उस समय जो बैरिस्टर की पढ़ाई था वह काफ़ी
जो आज समाज में काफ़ी उसको प्रतिष्ठित माना जाता था। जैसे कि आज भी देखते होंगे कि जो समाज है उसमें सरकारी नौकरी के प्रति कितना आकर्षण है, कितना दीवानगी है। तो वह लेकिन वह जाने वाले जो अपने समुदाय के जाति के थे, वह मोती बनिया थे, वह पहले व्यक्ति थे। इससे उनके जाति में एक अफ़वाह मतलब पूरा फैल गया या कि आज तक कोई बनिया विदेश नहीं गया है, क्योंकि उस वक़्त जो विदेश जाना पाप समझा जाता है, क्योंकि समुद्र छूना पाप समझा जाता था और समुद्र के माध्यम से ही इंग्लैंड जाया जाता था। तो गांधी को जाति से बहिष्कृत कर दिया गया और उसके साथ कोई किसी तरह का जो कोई भी संबंध रखता था, उसको भी अर्थदंड और जुर्माना लगाया जाता था। और गांधी 4 सितंबर 1888 को त्र्यंबकेश्वर जो मजमूदार हैं, उनके साथ वह जो बम्बई बंदरगाह है उस वहाँ से इंग्लैंड के लिए रवाना होते हैं। और त्र्यंबकेश्वर मजमूदार के अतिरिक्त उस नाव में गांधी के और त्र्यंबकेश्वर मजमूदार के अतिरिक्त जितने भी थे, वह सभी अंग्रेज थे। और गांधी वहाँ इंग्लैंड साउथैम्पटन बंदरगाह पर पहुँचते हैं। उसके बाद वह जो उनकी नाम की सिफारिश 4 व्यक्तियों को की गई थी, एक डॉक्टर मेहता थे और एक दादा भाई नौरोजी थे और 2 व्यक्ति थे। तो वह डॉक्टर मेहता से मिलते हैं, उसके बाद वह विक्टोरिया होटल जाते हैं और होटल महंगा है तो वहाँ ज़्यादा दिनों तक रह नहीं सकते हैं। तो एक सिंधी व्यक्ति के माध्यम से वह कमरा खोजते हैं और वहाँ रहते हैं और वहाँ खूब नृत्य है करते हैं। उसके बाद पियानो बजाते हैं। वहाँ अच्छा भाषण देने के लिए शिक्षक भी नियुक्त करते हैं। इसी तरह का वह कार्य करते रहते हैं। वह हम नहीं कर रहे हैं, या स्वयं वो अपनी जो आत्मकथा है एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, उसमें उन्होंने कहा है। और फिर वह जो लंदन टेम्पल है, इनर टेम्पल लंदन में जो कानून की जो पढ़ाई होती थी उस विश्वविद्यालय में, वहाँ से उन्होंने कानून की डिग्री 10 जून 1891 को ली। और वह फिर 11 तारीख को वह जो लंदन हाई कोर्ट में उसमें अपना रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया और 12 जून 1891 को वह हिंदुस्तान के लिए पुनः रवाना हो गए। और वह लंदन में रहते हुए भी पेरिस की भी यात्रा की थी और वहाँ उन्होंने जो एफिल टावर है उस पर 2 बार चढ़ा भी था। और अपने लंदन प्रवास के दौरान ही उन्होंने जो दादा भाई नौरोजी थे उस समय के सबसे बड़े कांग्रेस के नेता, उनसे भी मुलाकात उन्होंने लंदन में ही की थी। जब उन्होंने भारत के लिए रवाना हुआ तो वह अशामी नामक जहाज़ से बम्बई बंदरगाह पर आते हैं। फिर वहाँ उनकी जो अवागत करने के लिए उनके बड़े भाई उपस्थित रहते हैं और मेहता भी आते हैं, उनसे मुलाकात करती है और मेहता के घर चले जाते हैं। और जो उनके बड़े भाई थे वह नासिक उनको ले जाते हैं और गंगा स्नान करवाते हैं और अपने जाति में भोज देते हैं। तब उनको जाति में फिर से शामिल किया गया और वह आए। लेकिन उनके आने से पहले ही जो उनके भाई थे अपने द्वार पर बड़ा हाथी बांध लिए थे, कहा कि बैरिस्टर बन के आया है तो आप तो कमाएगा मोटा रकम, इसलिए वह हाथी बांध लेते। लेकिन गांधी जब अपनी वकालत शुरू करते हैं, प्रैक्टिस शुरू करते हैं बम्बई हाई कोर्ट में, सेशन कोर्ट में, तो वकालत चलती नहीं है। वह मात्र 2 मुकदमा के पैरवी करते हैं और वह अदालत में जाते हैं, बहस कर रहे तो स्वयं बेहोश हो जाते हैं। और फिर जो 30 रुपया मिलता है उसको दूसरे वकील को कहते हैं कि भैया तुम इस केस को देखो, हमसे होने वाला नहीं है। और फिर नौकरी की तलाश में लग जाते हैं। इसी तरह हाई स्कूल में एक विज्ञापन निकला था, लेकिन वहाँ गए थे तो वहाँ वह बीए नहीं किए हुए थे, इसलिए उनको नहीं लिया मैट्रिकुलेशन और बैरिस्टर की पढ़ाई करने के बावजूद। फिर वह राजकोट में कुछ दिनों तक काम करते हैं अपने सहायक के तौर पर बड़े भाई का। और वहीं बड़े भाई एक जुगाड़ लगाते हैं जो दक्षिण अफ्रीका में उस वक्त रह रहा था, एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला, उसका जो फर्म था वह उसमें एक उनके जो रिश्तेदार थे हाजी तैयब के साथ मुकदमा चल रहा था 40,000 पाउंड का, उस वक्त जमाने का 6 लाख। उसमें गांधी को वहाँ ले जाते हैं और गांधी बम्बई के बंदरगाह से अप्रैल महीने में
वह टिकट नहीं मिलता है, लेकिन वह जो स्टीमर का जो कैप्टन था उसको किसी तरह के गुजारिश करते हैं, रिझाते हैं कि भैया हमको भी ले चलो। तो वह सीट फुल होने के बावजूद वह जो कैप्टन था वो अपने कमरे में ले जाता है और वहाँ उनको ले जाता है और वहाँ नेटाल बंदरगाह पर दक्षिण अफ्रीका पहुँचते हैं, इसको कि डरबन बंदरगाह भी कहा जाता था। और वहाँ दादा अब्दुल्ला उनका जो स्वागत करते हैं, उनको ले जाते हैं डरबन। अब जो दादा अब्दुल्ला था, जो उनकी जो केस चल रहा था वह प्रिटोरिया में चल रहा था। तो अब 2-3 दिन के बाद गांधी को प्रिटोरिया जाने की बारी आती है, लेकिन जब डरबन से वह प्रिटोरिया जाते हैं तो दादा अब्दुल्ला उनको प्रथम श्रेणी का टिकट खरीदवा दिए थे और गांधी खुशी खुशी प्रथम फर्स्ट क्लास जो ट्रेन का डिब्बा था उसमें बैठा। लेकिन कुछ दूर ही ट्रेन गई थी कि गांधी को जो गार्ड था वह उस प्रथम श्रेणी टिकट रहने के बावजूद उस डिब्बे से निकाल दिया और उसको गांधी को फिर ड्राइवर के पास बैठाया गया और ड्राइवर के पास भी ना बैठने लायक बुझाया तो वो जो लटकने वाला पौधा होता है उस पर बैठाया। गांधी उसका विरोध किया था, गांधी को लात मार के नीचे उतार दिया और वही पीटरमार्टिसबर्ग स्टेशन था, इसमें कि बहुत जाड़े की ठंड में, कुकुरती ठंड में अपना रात गुजारा, क्योंकि सामान वामान भी छीन लिया था रेलवे के कर्मचारी। तो उसी वक्त फिर वह जब रात गुजारने के लिए होटल में जाते हैं तो कोई कमरा देता नहीं है, कहता है कि कमरा सब फुल है, क्योंकि उस वक्त घोड़े के अलावा किसी को कमरा मिलता नहीं था भाड़े पर। और गांधी फिर अगले दिन जब जोहान्सबर्ग जो पीटरमार्टिसबर्ग स्टेशन से जाने के लिए प्रयास करते हैं तो वह जो टिकट क्लर्क है वह उनको टिकट नहीं देता है, लेकिन किसी तरह उन्होंने रेलवे के कानून का हवाला दिया, उसके बाद उनको टिकट मिलता है और वह प्रिटोरिया जाते हैं और वहाँ सबके बताते हैं कि देखो भैया हमारे साथ ऐसे ऐसे बुरा हाल किया है। तो वहाँ गया तो आदमी बहुत हंसा, उसके लिए तो कोई नया बात नहीं था, क्या कि भारतीयों को तो इस तरह से रोज गुजरना पड़ता था। लेकिन गांधी तो बैरिस्टर था, अधिमान का बेटा था और लंदन से पढ़ के आया था, इस तरह से उसका कोई अनुभव नहीं था रंगभेद का, अत्याचार का या इस तरह का जो बर्दाश्त करने का उनका जो उनके साथ बर्ताव किया गया था। तो गांधी पूरा एकदम निकाल अथी करता है, पूरा जुलूस बुलाता है सब भारतीय समुदाय को, भैया इसका विरोध किया जाए, और वहीं एक स्वर में इसका विरोध किया जाता है। गांधी अखबार में के माध्यम से या जो वहाँ का जो दक्षिण अफ्रीका का विधानमंडल था वहाँ भी उन्होंने पत्र के माध्यम से कहा कि यही सभ्यता है, यही मानवता है, इसी को न्याय कहा जाता है, इसी को ईसाइयत कहा जाता है। और इसके बाद गांधी जो दादा अब्दुल्ला थे और उनके एक जो निजी परिवार के परिवार रिश्तेदार ही थे जो ताजी हय्यब के साथ किसी तरह जो खर्चीला मुकदमा था उससे बचने के लिए वह दोनों में समझौता कराते हैं और दोनों को राजी कर एक पंच नियुक्त करवाते हैं और उस पंच ने मुकदमा को दादा अब्दुल्ला के पक्ष में सुनाया और दोनों ने इसको स्वीकार कर लिया और इस तरह जो गांधी का था अपना काम पूरा हो गया। लेकिन जिस दिन वह लौटने वाले थे उसी दिन वह अखबार में एक पढ़े थे कि जो नेटाल के जो वहाँ विधानमंडल था वह उसमें जो भारतीयों को मताधिकार से वंचित कर दिया गया। जब यह खबर गांधी ने इंग्लिश अखबार में पढ़ी थी और दूसरे भारतीयों को बताया तो कोई भारतीय समझता ही नहीं था कि क्या है नहीं है। तो फिर अन्य भारतीयों ने उनको आग्रह किया कि कम से कम आप 1 महीना और रह जाइए और इसका विरोध कीजिए या नेतृत्व कीजिए। और गांधी तो गए थे, उस समय उनकी उम्र 24 वर्ष थी, लेकिन गांधी अगले 22 वर्ष और ठहर गए और उन्होंने इसका विरोध किया। और जब इनका विरोध किया तो बहुत सारे आदमी को जेल में ले गया, उसको बहुत सारा कठोर यातनाएं करवाई और गांधी जो भारतीय थे उसको संगठित करने के लिए और जो विभिन्न समुदाय की मांगों को खूब प्रचार प्रसार करने के लिए 1894 में वह 22 मई 1894 को नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करते हैं और इंडियन ओपिनियन नामक एक पत्रिका जारी करते हैं जिसकी प्रथम संपादक मनसुख लाल नाजर थे और यह 4 भाषाओं में पत्रिका
संप्रेषित किया जाता था वह था एक तमिल भाषा में, हिंदी में, गुजराती में और एक और भाषा है, गुजराती, हिंदी, तमिल, अंग्रेजी, हिंदी, तमिल और एक गुजराती भाषा थी। ये 4 भाषाओं में इसको संप्रेषित किया जाता था। और इसी वक्त जो 1894 से 1906 के बीच की जो काल अवधि है गांधी का दक्षिण अफ्रीका में, वह नरमपंथी चरण माना जाता है। यह सब तो चल ही रहा था, लेकिन 1906 के बाद एक सरकार ने एक कानून पास किया जो एशियन रजिस्ट्रेशन एक्ट, जिसके माध्यम से जो भारतीय प्रवासी थे वहाँ अफ्रीका में, उसको पंजीकरण कराना पड़ता था और उस पर अंगूठा लगाना पड़ता था। जहाँ भी जाता था 24 घंटा उसको लेकर अपने साथ चलना पड़ता था। यह बड़ा अपमान था भारतीयों का। गांधी के विरोध में फिर भारतीयों ने इसके विरोध संघर्ष छेड़ा। यह संघर्ष छेड़ ही रहा था। गांधी सहित बहुत व्यक्तियों को जेल में ले गया। लेकिन इसके बीच में ही एक और वहाँ का जो सुप्रीम कोर्ट है वह आदेश जारी किया कि अगर इनका स्वैच्छिक से अगर इसको स्वीकार कर लिया जाता है तो इस कानून को वापस कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं होती है और बाद में वह जब भारतीय पंजीकरण करवा लेता है तब वह कहता है कि भैया जो स्वैच्छिक रूप से पंजीकरण करवाया हो वह कानून के रूप में माना जाए। और गांधी सभी व्यक्तियों को बुलाते हैं जो पंजीकरण भारतीय करवाया था और इकट्ठा करके वह जला देते थे। जो बाद में असहयोग आंदोलन के दौरान जो होलिका जलाई गई थी वह दक्षिण अफ्रीका में ही वह जला रहे थे पहले। इसी तरह फिर विवाद चलता रहा, लेकिन 1911 में जो गोपाल कृष्ण गोखले है उन्होंने दौरा किया और वहाँ की जो सरकार है उसको मेहमान माना और इन समस्याओं के निराकरण का उनको आश्वासन दिया और 1912 तक यह मुकदमा चला। लेकिन फिर 1913 में सत्याग्रह छिड़ गया एक नए विषय के ऊपर, जो इकरारनामा, जो एग्रीमेंट होता था उसका जो अपभ्रंश शब्द होता है गिरमिटिया। जैसे कि वहाँ काम करने के लिए गन्ना के खेतों में, केला के खेतों में, यहाँ से भारतीयों को मजदूर के तौर पर, गिरमिटिया मजदूर के तौर पर, भैया हम 5 साल तुमको ले चलेंगे और इतना वेतन देंगे, वहाँ चलो, तो ले जाया जाता था। लेकिन जो इकरारनामे की अवधि समाप्त हो गया था कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद भी जो भारतीय वहाँ दक्षिण अफ्रीका में रह रहे थे उसको 3 पाउंड का कर लगाया गया। बताइए कि वह गरीब मजदूर बेचारा महीने का मुश्किल से 10 शिलिंग कमाता था, वह 3 पाउंड कहाँ से कर देगा। और इसके खिलाफ जो भारत के वहाँ विभिन्न धर्म के जो लोग रहते थे, मुसलमान रहते थे, पारसी रहते थे, उसके बाद जो तमिल रहते थे, इन सभियों ने गांधी के नेतृत्व में इसका विरोध किया। और इसी बीच एक और कानून बनाया जिसके तहत अगर कोई व्यक्ति अगर ईसाई पति से शादी नहीं किया है तो जो उसकी शादी थी वह उसको अवैध माना जाता था और जो उसकी संतान होता था वह भी अवैध समझा जाता था। यह बहुत बड़ा अपमान था। इससे सभी गांधी के नेतृत्व में और संगठित हो गया, महिलाओं तक भी इसमें भागीदारी हो गए, बढ़ गया। और जो कस्तूरबा थी उनके नेतृत्व में भी जो अनेक सत्याग्रही सत्याग्रह करने लगे। लेकिन सरकार इससे टस से मस नहीं हो रही थी और उनको 1906 में जो गांधी की वकालत थी वह भी अब बंद हो गया था। तो वहाँ के जो प्रवासी थे उसके भरण पोषण की समस्या थी, तो वह जो एक जर्मन मित्र थे कालिनबाग, उसकी सहायता से वह टॉलस्टॉय फर्म स्थापित करते हैं और इस समस्या का वह निराकरण करते हैं। और फिर अंतिम में जब 1912-13 में जब गोपाल कृष्ण गोखले और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय और CF एंड्रूज और गांधी के प्रयासों से दक्षिण अफ्रीका सरकार से समझौता हो जाता है और वह आश्वासन देता है कि इन जो अत्याचारी कानून है, रंगभेदी कानून है, उसको वापस ले लिया जाएगा। 1914 में ले लिया जाता है और गांधी 1915 में 9 जनवरी 1915 को भारत आते हैं। और आज भी देखेंगे कि हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं, वह गांधी के भारत आगमन पर ही मनाते हैं। और गांधी कि जो आगमन पर हम लोग प्रवासी दिवस मानते हैं वह शिंगली कमेटी के सिफारिश पर मनाते हैं, वही सबसे पहले इसकी बात की सिफारिश की थी। और गांधी आते हैं बम्बई बंदरगाह पर आते हैं और उसके बाद वह जो पहली बार सार्वजनिक रूप से उपस्थित होते हैं वह हरिद्वार मेला में, जो कुंभ का मेला था, वहाँ जाते हैं। लोग
उनके दर्शन करने के लिए हजारों की भीड़ में आता है और वह काफ़ी लोकप्रिय हो गए थे। न पढ़े लिखे लोग जानता था, बल्कि देहाती लोग भी उनके बारे में जानने लगा था, क्योंकि गोपाल कृष्ण गोखले घूम घूम कर पूरा प्रचार कर रहे हैं कि वो गांधी में वो सारे गुण हैं जो वीरों और शहीदों में पाया जाता है और उनमें जो संगठन का जो अद्भुत क्षमता है वह लोगों को संघर्षशील और बलिदानी बनाने की अनोखी उनकी प्रतिभा है और वह इसका प्रचार घूम घूम कर रहे थे। और पहली बार गांधी ने जो सार्वजनिक भाषण दिया वह BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था और गांधी का मानना था कि जब तक किसी मुद्दे को पूरी तरह से समझा न जाए, पूरी तरीका से स्थिति का अध्ययन न किया जाए, तब तक किसी मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। और यही उनकी सलाह गोपाल कृष्ण गोखले ने दिया था और गोपाल कृष्ण गोखले के सुझाव पर वह 1 वर्ष तक देश के विभिन्न भागों में दौरा करते हैं और देश की समस्याओं को जानने का, समझने का वह प्रयास करते हैं और जो कोचरबा अहमदाबाद है वहाँ सत्याग्रह आश्रम स्थापित करते हैं, क्योंकि जो उनके साथ जो सहयोगी उनके दक्षिण अफ्रीका से आए थे उनको पुनर्वास के लिए वह सत्याग्रह आश्रम कोचरबा में 1915 में स्थापित करते हैं। लेकिन यही आश्रम आप देखिएगा कि 1917 में जो अहमदाबाद साबरमती किनारे स्थानांतरित कर दिया जाता है, साबरमती आश्रम के रूप में जाना जाता है। और गांधी उस समय जो आंदोलन चल रहा था, होम रूल आंदोलन, उसका समर्थन नहीं करते क्योंकि उनके रणनीति के यह विरोध था। उस समय जो रणनीति यह था कि जो अंग्रेज पर किसी तरह का मुसीबत, संकट, आफत तो भारतीयों के हित में है और यह मौका है। गांधी इससे, उनके विचारधारा से मेल नहीं खाता था, इसीलिए उन्होंने होम रूल आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। और पुनः वह जो 1916 के लखनऊ अधिवेशन हुआ उसमें पहली बार कांग्रेस में शिरकत की और वहीं जो ब्रजकिशोर बाबू हैं, राजकुमार शुक्ल बिहार के, वहीं उनको निमंत्रित करता है कि भैया आइए आप बिहार में, चंपारण में, और शोषण उत्पीड़न का जो इतिहास है उसको समाप्त कीजिए। और उसके बाद गांधी चंपारण आते हैं। चंपारण में वह जो तिनकठिया पत्ती है उसको समाप्त करते हैं। उसके बाद फिर अहमदाबाद जो मिल हड़ताल होता है वहाँ प्लेग बोनस के लेकर मिल मालिकों और हड़तालों जो मजदूर है उसके बीच, तो उसका भी वह निराकरण करते हैं। जो चंपारण सत्याग्रह था, पहली बार जो सत्याग्रह है सबने अवज्ञा का जो प्रयोग किया था गांधी, वह दक्षिण अफ्रीका में किया था। लेकिन जो भारत में पहली बार जो सत्याग्रह सबने अवज्ञा आंदोलन चलाया वह चंपारण में चलाया था। चंपारण की धरती का यह सौभाग्य प्राप्त हुआ था कि गांधी इसको यहाँ अनुप्रयोगित किया था। फिर वह 1918 के अहमदाबाद मिल हड़ताल में पहली बार भूख हड़ताल करते हैं और खेरा सत्याग्रह जो गुजरात में चला उसमें पहली बार उन्होंने असहयोग का जो तरीका था उसको अपनाया। पुनः पहली बार जो राष्ट्रीय स्तर पर संघर्ष छेड़ने का प्रयास किया गांधी, और गांधी जो पहली बार भारतीय राजनीति में प्रवेश करते हैं वह रॉलेट एक्ट है 1919 का, और रॉलेट एक्ट के खिलाफ विरोध करने के लिए उन्होंने सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी। और इस सत्याग्रह सभा में ज़्यादातर जो सदस्य थे वह होम रूल लीग के जो कार्यकर्ता थे वही थे। और उसके बाद जो बंगाल, जो पंजाब में जब जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है तब उसके जांच के लिए जो कांग्रेस एक समिति गठित करती है मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में, उसका सदस्य गांधी को भी बनाया जाता है। और फिर 1 अगस्त 1920 को वह असहयोग आंदोलन आरंभ करते हैं और फिर वह 5 फरवरी 1922 को जो चौरा चौरी घटना उत्तर प्रदेश में हुई उसके बाद वह उनके विचारधारा अहिंसक विचारधारा के विपरीत था, इसीलिए वह 12 फरवरी 1922 को बारदौली प्रस्ताव के माध्यम से जो असहयोग आंदोलन है उसको वापस ले लेते हैं। और इस कारण उनको 10 मार्च 1922 को जो अहमदाबाद का जो सेशन जज है ब्लूमफील्ड फुलर, उनकी 6 वर्ष की सज़ा सुनाती है हिंसा के आरोप में और उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन स्वास्थ्य कारणों के आधार पर
उनको 5 फरवरी 1924 को रिहा कर दिया जाता है और 1924 में ही वह जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था बालेगाम में, उसकी अध्यक्षता की थी। यह एकमात्र अधिवेशन था, इसकी अध्यक्षता गांधी ने किया था। और जब असहयोग आंदोलन के बाद जब कांग्रेस के अंदर विभाजन की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, स्वराज पार्टी बन गया था, तब उन्होंने चित्तरंजन दास के साथ एक समझौता किया और चित्तरंजन दास ने कांग्रेस के अंदर रहकर काम करना स्वीकार कर लिया। और फिर जब लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में उन्होंने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित करवाया और फिर 12 मार्च 1930 को अपने साबरमती आश्रम से तो गुजरात के तटवर्ती गांव दांडी के लिए 240 मील की लंबी यात्रा करते हैं अपने 78 सत्याग्रहियों के साथ। और इसके बाद 5 मार्च 1931 को जो उस समय तत्कालीन वायसराय था लॉर्ड इरविन के साथ गांधी इरविन पैक्ट करते हैं 5 मार्च 1931 को और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में वह भाग लेने लंदन जाते हैं। लेकिन वहाँ उनके जो विचार थे उससे मेल नहीं खाते हैं, उनकी पटनी नहीं हो पाती है पृथक निर्वाचन मंडल को लेकर और वह फिर वापस भारत आ जाते हैं और जनवरी 1932 में पुनः जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसको शुरू करते हैं। लेकिन वह तुरंत सरकार गिरफ्तार कर लेती है और सरकार जो कांग्रेस है 1934 में असहयोग सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लेता है। और जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद जब पृथक निर्वाचन मंडल के मामले पर जैसे कि जो वहाँ का प्रधानमंत्री था रैमजे मैकडोनाल्ड, वह हरिजनों को हिंदुओं से अलग करते हुए उसके लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की थी, सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम की उन्होंने व्यवस्था की थी। गांधी इसके खिलाफ बिगुल बजा दिया, कहिया ये तो हिंदू समाज के विभाजित करने का एक षड्यंत्र है। गांधी समझ गया, गांधी उसको गिरफ्तार कर पूना के रौदा जेल में रखा गया था और वह अपना जो अंतिम हथियार था, शस्त्र था, भूख हड़ताल वहाँ शुरू कर दिया आंदोलन से। और इससे क्या हुआ, भारत के सभी लोग चिंतित हो गए, नेता चिंतित हो गए, भैया गांधी जी के बाद तबीयत खराब हो जाएगा। और तो डॉक्टर अंबेडकर जो पृथक निर्वाचन मंडल की मांग कर रहे थे उन पर भी दबाव पड़ा। गोपाल कृष्ण गोखले और मदन मोहन मालवीय और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सहयोग से गांधी और अंबेडकर में पूना पैक्ट 26 सितंबर 1932 को हुआ, जो पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। और फिर वह जब 1934 में जो कांग्रेस के कुछ नेतृत्व से जब उनका मतभेद हो जाता है तो वह कांग्रेस की सदस्यता छोड़ देते हैं। और 1939 में जब त्रिपुरी अधिवेशन हुआ तो उसकी अध्यक्षता के लिए उन्होंने अपनी उम्मीदवारी का समर्थन पीटाभी सीतारामैया को दिया था, लेकिन सुभाष बाबू ने उसको हरा दिया। और 1940 में गांधी फिर 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करते हैं और प्रथम सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे को नियुक्त करते हैं, दूसरे जवाहरलाल नेहरू और तीसरे ब्रह्मादत्त थे। और फिर जब 1942 में मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आता तो वह उसकी तुलना पोस्ट डेटेड चेक से करते हैं। एक ऐसा बैंक जिसका जो जिसको नष्ट पहले ही हो जाने का संभावना उन्होंने कहा था। और फिर वह 8-9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करते हैं और करो और मारो का नारा देते हैं। और फिर 30 जनवरी 1948 को जो दिल्ली के बिरला भवन में प्रार्थना सभा के जाते वक्त नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर उनकी जीवन लीला समाप्त कर दी। उनके जो राजनीतिक गुरु थे वह गोपाल कृष्ण गोखले थे, जो कि आध्यात्मिक गुरु रामचंद्र थे। उनका जो प्रिय भजन था वैष्णव जन तन कहिए, यह गुजराती कवि नरसिंह मेहता ने गाया था। और उन्होंने 1909 में अपनी जो पहली पुस्तक है वह हिंद स्वराज लिखी थी और यह हिंदी भाषा में था, जिसमें इन्होंने पश्चात
जो सभ्यता है उसका विरोध किया था और स्वराज का विस्तृत व्याख्या किया था। और यह पुस्तक दक्षिण अफ्रीका से लंदन जाते वक्त जो जहाज में इन्होंने लिखी थी। इतना बड़ा स्वयं का जो समय है उसका सदुपयोग करते थे। और उन्होंने फिर अपनी जो आत्मकथा है वह माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ उन्होंने लिखी खुद, और उन्होंने 4 पत्र पत्रिकाओं को अपने जीवन काल में संपादित किया। जैसे कि एक तो दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन, जो कि 4 भाषाओं में संपादित होता था, हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती और तमिल। जबकि उन्होंने नवजीवन 1917 से प्रारंभ किया था, वह हिंदी और गुजराती में। यंग इंडिया भी 1917 से ही अहमदाबाद से प्रकाशित होता था, वह अंग्रेजी में होता था। और 1933 से वह हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका, जो कि हिंदी और गुजराती में होता था। और उन्होंने 1933 से पुणे वर्धा से उन्होंने हरिजन यात्रा शुरू की थी। और जो गांधी के विचार पर, जो कार्यों पर जिन व्यक्तियों का प्रभाव रहा, उनमें जो टॉलस्टॉय है वह सर्वप्रमुख है। जो रस्किन बॉन्ड है उसकी पुस्तक अनटू द लास्ट, और भागवत गीता को वह अपनी माँ मानते थे, माँ कहते थे। इसी तरह राजा हरिश्चंद्र का नाटक, जो श्रवण पितृभक्त नाटक था, वह उनके विचारों पर काफ़ी प्रभावित था। वह विभिन्न धर्मों का अध्ययन किया था, वह जैन धर्म से भी प्रभावित थे, बौद्ध दर्शन से भी प्रभावित थे। तो गांधी के बारे में यही सब घटनाएं थी जो एग्जाम में पूछा जाता है। आइए देखते हैं क्या क्या पूछा जाता है। गांधी जो सरनेम था वह काम ही करता था दीवानगिरी का, पंसारिकी का। और जो इनके दादा थे उत्तम चंद गांधी या उत्ता गांधी, 2 विवाह किए थे। पहले विवाह से 4 पुत्र था और दूसरे विवाह से 2 पुत्र था। 5वें का नाम गांधी के जो पिता थे करमचंद गांधी थे, 6ठे का तुलसीदास गांधी। और यह करमचंद गांधी, उनके जो पिता थे, ने 4 शादियां की थी। 2 पहली पत्नी से 2 पुत्रियां हुई थी। और जो अंतिम पत्नी गांधी के जो माता थी पुतलीबाई, वह उनके पिता जो 40 वर्ष के आयु में थे तब पुतलीबाई से शादी की थी। और पुतलीबाई और करमचंद गांधी से 1 कन्या और 3 पुत्र हुआ। और जो इनके पिता थे यह पोरबंदर में दीवान के काम करते थे, लेकिन बाद में जब गांधी लगभग 7 साल के थे तो यह राजकोट चले आए थे। और जब इनकी करमचंद गांधी की जब मृत्यु हुई तब यह राजकोट के पेंशन पर ही जीवन यापन कर रहे थे। तो अंतिम पुत्र मोहनदास करमचंद गांधी थे। और इनका जन्म जो 1825 संबंध 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। इनका जन्म पोरबंदर या सुदामापुरी भी उसको कहा जाता है, सुदामापुरी में हुआ था, पोरबंदर सुदामापुरी। तो इनका जन्म पूछा जाता है 2 अक्टूबर 1869, पोरबंदर कहाँ हुआ था, सुदामापुरी में। माता के नाम पुतलीबाई था, पिता के नाम करमचंद गांधी या कावा गांधी था। और इनका जो विवाह हुआ था वह 1882 में हुआ था। और किसके साथ हुआ था, तो कस्तूरबा बाई के साथ हुआ था। जब जिस वक्त गांधी का कस्तूरबा से विवाह हुआ उस वक्त वह 13 वर्ष के उम्र के थे। और पुत्र इनसे, गांधी से और कस्तूरबा बाई से 4 पुत्र हुए, रामदास, हरिलाल, मनीलाल और देवदास। और यही मनीलाल देखिएगा कि जो सबने अवज्ञा के आंदोलन के दौरान जब सरोजिनी नायडू, इमाम साहब जब धरसना महाराज के कारखाना, नमक कारखाना पर धावा बोलने जाते हैं तो उनके साथ यह मनीलाल भी होते हैं। यह पूछता है कि गांधी के कौन पुत्र थे। और इनकी शिक्षा आप देखते हैं, जब कक्षा 1 थे तभी यह पोरबंदर से राजकोट चले आए थे, लगभग उम्र 7 साल थी। और यह 10वीं 1887 में 18 वर्ष की उम्र में। पूछ सकता है कि गांधी ने मैट्रिक परीक्षा कितने वर्ष की उम्र में की थी, तो 18 वर्ष में। कब की थी, तो 1887। और किस हाई स्कूल से, तो अल्फ्रेड हाई स्कूल से उन्होंने अपनी 10वीं की थी। अब 10वीं 1887 में किया तो फिर यह कॉलेज में नामांकन लिए। तो बीपीएससी एक बार पूछा है हाल फिलहाल में कि जो वह किस कॉलेज में
अपना नाम लिखाया था। तो यह श्यामला दास कॉलेज था भावनगर में, राजकोट। तो इसको कॉलेज कहाँ, श्यामला दास कॉलेज भावनगर। फिर यह सावजी सावजी दवे के सलाह पर कानून की पढ़ाई के लिए लंदन चले जाते हैं और 4 सितंबर 1888 को मुंबई के बंदरगाह से यह रवाना होते हैं और वह फिर साउथैम्पटन साउथैम्पटन बंदरगाह पर वहाँ उतरते हैं लंदन, और फिर वह विक्टोरिया होटल में ठहरते हैं। वह डॉक्टर मेहता उनसे मिलता है आकर, क्या कि उन्हीं के नाम सिफारिश किया गया था। और फिर एक सिंधी व्यक्ति थे, उनसे वह होटल का जो किराए पर कमरा लेते हैं, रहने लगते हैं। और वह द इनर द इनर टेम्पल है वहाँ, जो एक कानून की जो विद्यालय था, विश्वविद्यालय, वहाँ से वह अपनी बैरिस्टर कानून की डिग्री लेते हैं। अब परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद 10 जून 1891 वह बैरिस्टर बन जाते हैं। 11 जून को वह लंदन हाई कोर्ट में अपना नाम रिकॉर्ड दर्ज करवा लेते हैं और 12 जून 1891 को वह हिंदुस्तान के लिए रवाना हो जाते हैं। कभी कभी पूछ सकता है कि गांधी के साथ जाने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे, तो वह त्र्यंबकेश्वर त्र्यंबकेश्वर मजूमदार उनके साथ लंदन गए थे, जो ईवी कानून की पढ़ाई के लिए गए थे, जो कि राजकोट के वकील थे। तब यहाँ आए तो कभी कभी पूछता है कि भारत में गांधी ने कानून की पढ़ाई करके कहाँ प्रैक्टिस शुरू किया था, तो यह बम्बई में शुरू इन्होंने किया था। कभी हाई कोर्ट भी गए, कभी सेशन कोर्ट में भी जाते थे। मात्र 2 मुकदमा तो उन्होंने लड़ाई और वहीं पे उनको बेहोशी हो जाता था, इसलिए फिर वह राजकोट चले आते हैं। राजकोट में भी जब उनके भाई फिर दादा अब्दुल्ला के साथ उनको जो अब जो दादा अब्दुल्ला है, जो उनके एक साझेदार थे अब्दुल्ला करीम झावेरी, और इन्हीं से कांटेक्ट होता है कि भैया 1 साल तक तुमको वहाँ रहना होगा, 105 पाउंड तुमको वार्षिक मिलेगा और तुम चलो। और वहाँ कोई मुकदमा वो लड़ने नहीं गए थे, वह अनुवादक के तौर पर एक गए थे वहाँ, क्योंकि जो दादा अब्दुल्ला थे वहाँ के जो नामी गिरामी वकील था, उसको वो हायर किए हुए थे और यह सिर्फ अनुवादक के तौर पर वहाँ गए थे और 105 पाउंड देने का इनको वादा किया गया था। वहाँ जाते हैं तो वह निटाल बंदरगाह पर, जो कि डरबन बंदरगाह बोला जाता है, उस पर वहाँ उतरे। दादा अब्दुल्ला वहाँ स्वागत उनको किया, रिसीव किया। और जो यह अप्रैल 1893 में गए थे, कहाँ, बम्बई बंदरगाह से गए थे दक्षिण अफ्रीका। निटाल बंदरगाह पर दादा अब्दुल्ला इनको रिसीव करता है और जो पूछता है कि जब गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे तब उनकी उम्र कितनी थी, तो यह 24 वर्ष गए, 24 वर्ष। और यह डरबन से जब पिटोरिया जा रहे थे तब इनको मारकर ट्रेन से उतार दिया गया, प्रथम श्रेणी का जो टिकट रहने के बावजूद। वह पीटर मार्टिसबर्ग स्टेशन, पूछता है, काफी बार पूछा है कि किस स्टेशन पर गांधी को उतार दिया गया था, वह पीटर मार्टिसबर्ग था। कभी 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 पूछता है कि जो गांधी को उतार दिया गया था पीटर मार्टिसबर्ग रेलवे स्टेशन पर, वह किस शहर का या किस प्रांत का राजधानी था, तो यह जोहान्सबर्ग की राजधानी था, पीटर मार्टिसबर्ग। और यहाँ गांधी जो भारतीयों को संगठित करने के लिए उनके जो मांगे हैं उसको प्रचार करने के लिए 22 मई 1894 को नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करते हैं। वहीं इंडियन ओपिनियन पत्रिका जारी करते हैं, जिसके प्रथम संपादक थे वह मनसुखलाल नाजर थे। और जो यह कौन कौन सी भाषा में संपादित होता है, यह काफी बार पूछता है कि इंडियन ओपिनियन कौन कौन सी भाषा में संपादित होता था, तो यह तमिल में होता था, गुजराती में होता था, हिंदी में होता था और अंग्रेजी में होता था। उर्दू में नहीं होता था, उर्दू कभी कभी ऑप्शन में दे देता है, तो उर्दू में नहीं होता था। फिर वहाँ वह फिनिक्स आश्रम स्थापित करते हैं और 1906 में ही वह ब्रह्मचार्य क्लैवेसी वहीं ब्रह्मचर्य का 1906 में वह पालन कर लेते हैं, जो आजीवन करते रहते हैं। और फिर 1910 में
वह एक जर्मन मित्र है कालेनवाक का। यह पूछता है कि किस मित्र की सहायता से उन्होंने टॉलस्टॉय फार्म आश्रम स्थापित किया था। तो टॉलस्टॉय आश्रम उन्होंने स्थापित किया था जोहान्सबर्ग में, और गांधी आश्रम के नाम से जाना जाता था, और कालेनवाक जो एक जर्मन मित्र थे उनके उसके सहायता से। और यही यही जो टॉलस्टॉय आश्रम था उसमें सत्याग्रहियों को प्रशिक्षित करते थे, प्रशिक्षण देने का काम गांधी करते थे। गांधी अब दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। तो भारत जब वो गए थे तब वह 24 वर्ष के थे, पूरा युवा राजकुमार थे। लेकिन जब भारत लौटे वह दक्षिण अफ्रीका से तो वह 45 वर्ष के थे। तो यह उम्र पूछता है कि वह दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे तो कितने वर्ष के थे, तो 45 वर्ष के। और वह 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे। और उसी उपलक्ष्य में भारत सरकार प्रवासी भारतीय दिवस मनाता है, और यह प्रवासी भारतीय दिवस सिंहली समिति के सिफारिश पर भारत सरकार मनाती है। तो यह भी पूछता है। और वह जब आए तब उन्होंने आश्रम स्थापित किया। पहला जो सत्याग्रह आश्रम स्थापित किया उन्होंने, यह 1915 में। और यह कहाँ स्थापित किया? कोचरबा एक स्थान है जो अहमदाबाद में था। और क्या कि जो उनके साथ जो आदमी आया था उसको भी पुनर्वास करना था, बचाने के लिए उन्होंने सत्याग्रह आश्रम की स्थापना 1915 में कोचरबा में किया। लेकिन जब यही आश्रम वह 1917 में साबरमती आश्रम परिवर्तित हो जाता है, और यह अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे स्थापित करते हैं। तो यह आश्रम के बारे में पूछता है कि पहली बार वह आश्रम कहाँ स्थापित किए थे और कौन आश्रम स्थापित किए थे, और फिर बाद में वह आश्रम कहाँ स्थापित किए थे। तो इसका ध्यान रखिएगा। और जो गांधी की जो सार्वजनिक उपस्थिति है वह पहली बार सार्वजनिक रूप से वह जो हरिद्वार में जो कुंभ मेला हुआ था वहाँ वह दर्शन के लिए आए, और हजारों के लोग उनको देखने के लिए वहाँ आया। तो यह पूछता है कि पहली बार वह सार्वजनिक रूप से कहाँ उपस्थित हुए थे, तो यह हरिद्वार के कुंभ मेला में। तो यह भी पूछता है कि गांधी ने अपना पहला भाषण कहाँ दिया था, सार्वजनिक भाषण उन्होंने पहला कहाँ दिया था। तो वह जो पहला भाषण दिए थे वह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिए थे। वहाँ के छात्रों के निमंत्रण पर वह जो BHU है वहाँ उन्होंने भाषण दिया था। तो इसका आप देखिए। और जब वह 1916 में होम रूल आंदोलन चल रहा था तो उन्होंने उसका समर्थन नहीं किया था, क्या कि होम रूल लीग वाले थे वह इस विचारधारा पर चला रहे थे कि अंग्रेज पर किसी तरह का संकट हमारे लिए सुअवसर है, लाभ है, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में वह उस पर जर्मनी कहर बरसा रहा था। और कांग्रेस का अधिवेशन पूछता है कि गांधी ने सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था। तो वह 1916 के जो लखनऊ अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता अंबिकाचरण मजूमदार कर रहे थे, और इसी अधिवेशन में गांधी पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेते हैं। और 1924 में वह कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं, वह बालेगाम जो कि कर्नाटक में है। यह पूछता है कि एकमात्र कांग्रेस का जिस अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी ने की थी वह कहाँ हुआ था, तो यह बालेगाम कर्नाटक या 1924 में हुआ था जिसकी अध्यक्षता गांधी। फिर 1934 में वह कांग्रेस के जो त्यागपत्र देते हैं सदस्यता से। पूछता है कि गांधी ने कांग्रेस से कब त्यागपत्र दे दिया था, तो यह 1934 में दे दिया था। फिर जब आते हैं तो यहाँ इसी कांग्रेस अधिवेशन में, लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में, जो राजकुमार शुक्ल है बिहार के नेता, किसान नेता, और जो सबसे बड़े वकील थे ब्रजकिशोर बाबू, वह गांधी को चंपारण निमंत्रित करते हैं, और वह गांधी चंपारण आते हैं। अब 15 अप्रैल मोतिहारी में वह वहाँ चंपारण सत्याग्रह करते हैं। और जो 3 कट्ठिया पत्ती था 3/20 यानी 20 कट्ठा जमीन पर 3 बीघा नील की खेती करना पड़ता था, और जो न करना था तो श्रावस्ती नामक कर देना पड़ता था। तो यह गांधी, इसको हम लोग जो गांधी है इसको विस्तृत रूप से पढ़ेंगे आगे के वीडियो में। सिर्फ आपको थोड़ा सा झलक दिखा देते हैं ताकि एग्जाम में किस तरह से पूछता है। तो चंपारण सत्याग्रह बाद पूछता है कि गांधी ने जो सत्याग्रह सविनय अवज्ञा का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया था, तो वह दक्षिण अफ्रीका में किया था। लेकिन पूछता है कि भारत में गांधी ने सर्वप्रथम
सत्याग्रह शब्द अवज्ञा का प्रयोग कहाँ किया था? तो यह भारत में, यह चंपारण सत्याग्रह, चंपारण आंदोलन में ही इन्होंने भारत में पहली बार सत्याग्रह का, यह विभिन्न एग्जामों में पूछा जाता है, आगे भी पूछा जाएगा। और फिर उसके बाद जो अहमदाबाद में मजदूरों ने मजदूरों का हड़ताल हो गया प्लेग बोनस के लिए, जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद उसको शहर न छोड़ने के लिए मजदूरों को जो प्लेग बोनस दिया जा रहा था वो बंद कर दिया गया, इसलिए मजदूर हड़ताल कर दिए और गांधी यहाँ मजदूरों के समर्थन में प्रथम बार भूख हड़ताल करते हैं। पूछता है कि गांधी ने सर्वप्रथम प्रथम बार भूख हड़ताल कहाँ किया था? तो यही अहमदाबाद जो मजदूर हड़ताल है उसमें प्रथम बार उन्होंने भूख हड़ताल किया था। और जब खेरा सत्याग्रह वहाँ फसल नष्ट हो गया था तो कर नहीं देना चाहते थे, लेकिन सरकार कर उगा रहा था, तो गांधी ने कहा कि भैया कर ही उसको देना बंद कर दो। और गांधी इस आंदोलन में पहली बार असहयोग का तरीका अपनाते हैं। आपसे पूछा है गांधी ने असहयोग का तरीका भारत में सबसे प्रथम किस आंदोलन में? तो यह खेरा सत्याग्रह था। इसी आंदोलन में उन्होंने 1918 में जो गुजरात में अपनाया था। फिर जब भारत में राष्ट्रीय क्रांतिकारी चेतना बढ़ रहा था, राष्ट्रवाद बढ़ रहा था, अंग्रेज उसको दमन करने के लिए रॉलेट एक्ट, सीडी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कानून बनाया, द अनार्कल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट, इसको कि रॉलेट एक्ट भी कहा जाता है, 1919 में। और गांधी तिलमिला उठे, ये बोला कि बीते स्वतंत्रता का हनन है, और सत्याग्रह सभा, इसका विरोध के लिए सत्याग्रह सभा स्थापित करते हैं। और पूछता है कि गांधी ने सर्वप्रथम भारतीय राजनीति में कब प्रवेश किया? तो यह रॉलेट एक्ट के माध्यम से ही भारतीय जो राजनीति है उसमें गांधी का प्रवेश हुआ। और पूछता है कि पहला राष्ट्रव्यापी संघर्ष कौन था? तो यह रॉलेट एक्ट ही देशव्यापी या राष्ट्रीय स्तर पर इसको चलाया गया था। 6 अप्रैल को जो भूख हड़ताल की घोषणा गांधी ने किया था, फिर उनको 9-10 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो पहला राष्ट्रव्यापी संघर्ष रॉलेट एकता सत्याग्रह सभा स्थापित किया था गांधी ने, और गांधी के राजनीति में यह प्रवेश हुआ था। और सत्याग्रह के जो ज्यादातर सदस्य थे वह होम रूल आंदोलन के जो कार्यकर्ता है, लीग के ज्यादातर कार्यकर्ता थे। और फिर वह 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू करते हैं, और लेकिन चौड़ा चौड़ी घटना हो जाती है 5 फरवरी 1922। तो गांधी कहता है कि भैया तुम लोग हिंसा का मार्ग अपना लिया है, अब हम आंदोलन को वापस ले लेंगे। और उसके बाद यह 12 फरवरी 1922 को जो बारदौली प्रस्ताव है गुजरात में होता है, उसके माध्यम से आंदोलन को वापस ले लेते हैं। और फिर 1930 में यह सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करते हैं, और 12 मार्च को अपने साबरमती आश्रम से जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है इसको दांडी यात्रा शुरू करते हैं। 6 अप्रैल जो एक तटवर्ती गांव है नौशहरी में, वहाँ दांडी में जाकर नमक कानून का भंग करते हैं और 241 मील की लंबी यात्रा करते हैं। इसको नेपोलियन की अलावा से पेरिस की यात्रा की तुलना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। तो इस सब को हम लोग विस्तृत से पढ़ेंगे। और इसके बाद जब फिर 1940 में 17 अक्टूबर 1940 को वह व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू करते हैं। और जो व्यक्तिगत सत्याग्रह में प्रथम सत्याग्रही मनोनीत करते हैं आचार्य विनोबा भावे। दूसरे जवाहरलाल नेहरू, और तीसरे थे ब्रह्मादत्त को। जो 67th बीपीएससी में पूछा है कि तीसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे, तो यह ब्रह्मादत्त थे। और 17 अक्टूबर 1940 से पवनार महाराष्ट्र से इसको शुरू किया था। और फिर जब 1942 में मार्च 1942 में भारतीयों का युद्ध में समर्थन प्राप्त करने के लिए वहाँ का जो प्रधानमंत्री था वह स्टैमफोर्ड क्रिप्स को भेजता है, और इस क्रिप्स ने जो प्रस्ताव यहाँ दिया उसको उन्होंने पोस्ट डेटेड चेक गांधी ने कहा था। यह पूछता है कि गांधी ने क्रिप्स मिशन के जो प्रस्ताव था उसको क्या कहा था? तो पोस्ट डेटेड चेक कहा था। और जब यह मिशन असफल हो गया तब उन्होंने 9 अगस्त 1942 को
जो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया और यही आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया। पूछता है कि या इससे तो आपको पूछता है कि मिशन की असफलता के बाद किस आंदोलन की शुरू की गई थी, तो भारत छोड़ो आंदोलन, यह उनका भारत में अंतिम आंदोलन था। और पूछता है कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई, तो 9 अगस्त 1942। और पूछता है कि वह किस आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था, तो यह 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन। और फिर उनकी जो मृत्यु है 30 जनवरी 1948 के, जो दिल्ली के बिरला भवन में प्रार्थना सभा में जाते वक्त नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर हत्या कर दी। और इनकी जो पुस्तक है, इनकी पुस्तक हिंद स्वराज है, जो 1909 में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका से जब लंदन जा रहे थे अधिकारियों से भेंट करने के लिए, उसी वक्त उन्होंने जहाज में रहते हुए उन्होंने हिंद स्वराज की लिखी, जिसमें पश्चात सभ्यता का उन्होंने विरोध किया है और जो स्वराज का विस्तृत तौर पर उन्होंने क्या स्वराज है उसकी व्याख्या की। और उन्होंने अपनी आत्मकथा पूछता है कि गांधी की आत्मकथा कौन था, तो द एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रूथ गांधी की आत्मकथा है। और जो उनका प्रिय भजन है वैष्णव जन तनु कहिए, जो उनका जो प्रिय भजन है वैष्णव जन तनु कहिए, और इसकी रचना है नरसिंह मेहता ने की थी, जो एक गुजरात के कवि थे। इनके जो राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, और यही दक्षिण अफ्रीका में गांधी से मिलने गए थे और काफी उन्होंने सहयोग प्रदान किया था गांधी को। और इनके ही सलाह पर गांधी ने जो 1 साल भारत के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया था और समस्या को जाना था, और इन्हीं को गोपाल कृष्ण गोखले को उन्होंने अपना राजनीतिक गुरु बनाया था। इनके संसदीय कार्यों के उपलब्धियों के कारण भारतीय विपक्ष के नेता का दर्जा भी दिया जाता था गोपाल कृष्ण गोखले को। और इनको जो आध्यात्मिक गुरु हैं वह रामचंद्र जी थे, जो डॉक्टर मेहता थे उनके बड़े भाई के दामाद थे और इनसे काफी वह संपर्क में आते। और गांधी पर जिन व्यक्तियों का प्रभाव पड़ा वह एक तो रामचंद्र यह थे, दूसरा टॉलस्टॉय थे, तीसरा व्यक्ति थे जो वह रस्किन बॉन्ड था। पूछता है कि रस्किन बॉन्ड के किस किताब से प्रभावित हुए थे, तो अंट टू द लास्ट। और इन्होंने 4 पत्रिकाओं को प्रकाशित किया था। या यंग इंडिया या दक्षिण अफ्रीका थे, उसी वक्त यंग इंडिया को पत्रिका थे उसको वह लिखते थे। और यह नवजीवन 1917 में यहाँ अहमदाबाद से गुजराती और हिंदी में यह प्रकाशित होता था। यंग इंडिया अंग्रेजी में होता था। और हरिजन 1933 साप्ताहिक पत्रिका था। तो यही गांधी से संबंधित जो फैक्ट्स है, हम अगले वीडियो में चंपारण सत्याग्रह, रॉलेट एक्ट
जो खेरा सत्याग्रह है, उसका अहमदाबाद मिल हड़ताल है, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन आदि को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। इसी तरह अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे, आपको फ़ायदा हो, तो हमारा जो चैनल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें, और इसी तरह हम आपके लिए वीडियो बनाते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।